नमस्कार। गर्मियों के मौसम में मूंग की खेती किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपके इस टाइम के ऊपर सरसों वाले खेत खाली होने वाले हैं, आलू वाले खेत खाली होने वाले या हो चुके हैं, लहसुन के खेत खाली हो चुके हैं या होने वाले, या फिर आगे चलकर आपके गेहूं के खेत खाली होने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन मूंग एक ऐसी फसल है जो मात्र 60 दिनों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट किसानों को दे जाती है। और दूसरी तरफ इस फसल की एक और खूबसूरती है कि इससे हमारे जो खेत है ना वो टूटते नहीं, उनकी उर्वरा शक्ति कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। और ये फसल जब कटती है तो उसके बाद आप बड़ी आसानी से सही समय के ऊपर कोई भी खरीफ सीजन के अंदर फसलें लगा सकते हो। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हमें कब करनी चाहिए, किस मिट्टी में करनी चाहिए, कौन से टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए, बुआई करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, बुआई करते वक्त कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, और इस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा चुनौतियां किसानों के सामने किस बीमारी की आती है, उस बीमारी को शुरुआत में ही हम किस तरह से रोक पाएं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हमें किस समय के ऊपर, मतलब किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच में कर लेनी चाहिए। तो भैया देखिए, जैसे ही आपके खेत 20 फरवरी के बाद खाली होते हैं, जैसे जैसे खाली होते चले जाते हैं, जैसे कि सरसों की कटाई होती है, आलू की उखड़ाई होती है, लहसुन की उखड़ाई होती है, फिर आगे चलकर गेहूं की कटाई होती है, तो जितना जल्दी हो सके आपके खेत जैसे ही खाली हो जाते हैं, चाहे वो 25 फरवरी हो, 1 मार्च हो, 15 मार्च हो, तो आप जल्दी से जल्दी अपने उन खेतों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर दीजिए। वैसे ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई हम 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जैसे आप धीरे धीरे लेट होते चले जाओगे तो आगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो जो भी आप फसल लगाओगे उसके अंदर आगे चलकर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर यही कि जितनी जल्दी हो सके आप 1 मार्च से लेकर 15-20 मार्च के बीच में अगर अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर लेते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इसके अंदर बोई हुई मूंग की फसल है ना, वो एक तो 25 दिन के अंदर उसके अंदर फ्लावर आ जाते हैं, और जितने भी फ्लावर आते हैं ना तो उस टाइम के ऊपर टेम्परेचर बहुत सामान्य होता है, सभी फ्लावर सेट हो जाते हैं, सभी फ्लावर है वो फ्रूटिंग के अंदर मतलब फलियों के अंदर तब्दील हो जाते हैं, तो उसके अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग वाली समस्या नहीं देखने को मिलती। फिर बात आती किस मिट्टी के अंदर ये फसल है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो भैया किसी भी तरह की आपके खेत के अंदर मिट्टी हो, चाहे वो हरी चिकनी काली मिट्टी हो, या फिर आपकी दोमट मिट्टी हो, चाहे आपकी रेतीली भुरभुरी मिट्टी हो, चाहे जैसी भी आपकी मिट्टी हो, उन सभी मिट्टियों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर सकते हैं। बस बुआई करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भैया खेत के अंदर अच्छी उर्वरा शक्ति होनी चाहिए। किसी भी फसल की सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है खेत की उर्वरा की, कि आपके खेत के अंदर कितना कार्बनिक मैटर है, या फिर आप जब खेत के अंदर उस फसल की बुआई करने जा रहे हो तो उस टाइम के ऊपर आप किस तरह से बेसल डोज डाल रहे हो, मतलब जो आप फसल की बुआई कर रहे हो ना उस फसल की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, वो ज़्यादा फॉस्फोरस चाहती है, ज़्यादा वो पोटेशियम चाहती है, ज़्यादा नाइट्रोजन चाहती है, या फिर वो ज़्यादा सल्फर चाहती है, मैग्नीशियम कैल्शियम चाहती है। इस तरह के जो भी ये पोषक तत्व होते हैं ना वो अलग अलग फसलों की अलग अलग नीड होती है, तो वो अगर आप टाइम के ऊपर बेसल डोज के अंदर दे देते हो तो आपकी फसल अच्छा उत्पादन तो देगी, साथ ही बीमारी से लड़ने की उनके अंदर अच्छी क्षमता हो जाएगी, ताकत हो जाएगी। इससे अगली बात आती है फिर भैया खेत की तैयारी किस तरह से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपने अपने खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर फसल लगा रखी है, लगा रखी थी, तो भाई जो भी आपके पुराने अवशेष उस खेत के अंदर है, जैसे कि आपने सरसों की बुआई कर रखी थी तो सरसों की कटाई करने के बाद आप मूंग की बुआई करने जा रहे हो, गेहूं की कटाई करने के बाद आप मूंग की बुआई करने जा रहे हो, तो ऐसे खेत हैं उनके अंदर फसल अवशेष बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे खेतों के अंदर एक तो आपको गहरी जुताई करनी होगी, गहरी जुताई के साथ साथ आपको इनके अंदर रोटावेटर भी चलाना होगा, ताकि जितने भी फसल अवशेष हैं वो मिट्टी के अंदर अच्छे से नीचे दब जाए, मिट्टी के अंदर आगे चलकर वो डिकम्पोज हो जाए और वो नुकसान की बजाय वो आगे चलकर फायदा दे, खेत के अंदर कार्बनिक मैटर को बढ़ाएं। दूसरी तरफ जैसे आपके खेत आलू के हैं, या फिर लहसुन के खेत है, या फिर कोई और वेजिटेबल क्रॉप आपने लगा रखी थी उनके खेत हैं, तो उनके अंदर भी आपको अच्छी खेत की गहरी जुताई करनी है, और हो सके तो आप उसके अंदर भी रोटावेटर चला के मिट्टी को भुरभुरा बना दीजिए। ये काम करने के बाद भैया फिर बात आती है इसके अंदर पड़ेवा की। देखिए हमारे देश के अंदर 2 तरह से मूंग की बुआई होती है। एक तो होती है शुरुआत में पड़ेवा करके और फिर ऊपर से सीड ड्रिल मशीन से इसके बीज बोए जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत सी जगह के ऊपर ऐसा होता है कि इसके अंदर सूखे खेत की जुताई कर दी जाती है और सूखे खेत के अंदर उसकी बुआई करके और ऊपर से सिंचाई की जाती है। तो आप दोनों तरह से इसकी बुआई कर सकते हो। बाकी जहां तक मेरा मान, अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है तो आप पहले अपने खेत की अच्छे से
पड़ेवा कर दीजिए। पड़ेवा करने के बाद फिर उसके अंदर आपको पेंडामेथिलिन जो हर्बिसाइड है ना, जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आगे चलकर खरपतवार ना जाम पाए, तो वो आपको 700 ml पर एकड़ के हिसाब से पड़ेवा करने के बाद जब आपके खेत के अंदर गीली मिट्टी हो उस टाइम के ऊपर उसकी स्प्रे कर देनी है। फिर इसके अंदर आपको जुताई कर देनी है। अब जुताई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर बेसल डोज की। बेसल डोज के अंदर आपको लगभग 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 25 किलो से 30 किलो आपको इसके अंदर डीएपी खाद ले लेना है। इसी के अंदर आपको 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेना है। रही बात सल्फर की, तो भैया सल्फर कोई भी दलहनी फसल हो या तिलहनी फसल हो उनके अंदर सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसके अंदर कम से कम आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर जो आती है ना, दाल वाली सल्फर, वो इसी के अंदर, इसी बेसल डोज के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर डाल के और खेत की दोबारा से रोटावेटर निकाल देना है या फिर कल्टीवेटर निकाल कर पाटा लगा देना है। फिर रही बात इसके अंदर नाइट्रोजन यानी यूरिया की, अगर आपके खेत के अंदर पुरानी फसल के बचे हुए अवशेष हैं और वो मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं, तो आप इसी बेसल डोज के अंदर 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिला सकते हो, ताकि जो भी ये पुरानी फसलों के अवशेष हैं ना, वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए यूरिया की मदद से। अगर आपके खेत एकदम साफ सुथरे, उसके अंदर आपने आलू लहसुन इस तरह की बुआई कर रखी थी, पहले खेत एकदम क्लीन है, तो उसके अंदर आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दलहनी फसलों के अंदर सबसे कम यूरिया नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इनकी जड़ों के अंदर जो राइजोबियम पाया जाता है ना, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। वो एक तरह से नाइट्रोजन की फैक्ट्री होती है। थोड़ा बहुत जो भी यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी हमें, वो पहले सिंचाई के ऊपर अपन दे देंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह की आपको बेसल डोज बना के अपने खेत की तैयारी कर लेनी है। तैयारी करने के बाद फिर बात आती है इस वीडियो के सबसे अहम टॉपिक की, टॉप क्वालिटी मूंग वैरायटी की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। देखिए, मूंग फसल के अंदर लगने वाली सबसे खतरनाक बीमारी येलो मोजेक वायरस। अगर आपकी किसी वैरायटी के अंदर इस बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, टॉलरेंट नहीं है वो वैरायटी उस बीमारी से, तो भाई आगे चलकर आपका जो मूंग का उत्पादन है ना, वो बहुत कम निकलने वाला है। आपका जो पेस्टिसाइड का खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसके अंदर आपको सावधानी रखनी है। आपको ऐसे बीजों का चयन करना है जिसके अंदर एक तो येलो मोजेक वायरस है ना, उससे लड़ने की क्षमता हो या फिर वो बीमारी आती ना हो उस फसल के अंदर। दूसरा, इसके अंदर जब जैसे जैसे इसके अंदर फलियां पकती जाती है तो उसके अंदर सेटरिंग वाली प्रॉब्लम देखी जाती है कि फलियां है ना वो चिटक जाती है, उसके अंदर से दाने निकल जाते हैं। तो दूसरा ख्याल आपको ये रखना है कि जो भी वैरायटी का चुनाव कर रहे हो उसके अंदर कम से कम सेटरिंग वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो फलियां फटती है ना वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी तीसरी विशेषता ये होनी चाहिए कि जो वैरायटी आप अपने खेतों के अंदर बोने जा रहे हो उसकी हाइट ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो, मतलब एक मध्यम हाइट की वैरायटी आपको सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा जो भी वैरायटी आप अपने खेतों के अंदर बोने जा रहे हो उसके अंदर कम से कम 6 क्विंटल से लेकर 8-9 क्विंटल उत्पादन देने की क्षमता होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं बताता हूँ आपको 5 वैरायटियाँ। इन 5 वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी अपने खेत के अंदर लगा लेना। तो इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आती IFSA बंसी गोल्ड वैरायटी। इस वैरायटी का उत्पादन दूसरी वैरायटियों की तुलना में सबसे ज़्यादा निकलता है। पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है ये वैरायटी पूरे देश में किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर बढ़िया उत्पादन देती है। सभी किसान भाइयों की सबसे चहेती वैरायटी बनी हुई है। इससे अगली वैरायटी की अगर अपन बात करें तो वो है PDM 139 सम्राट वैरायटी। ये वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है, लगातार किसानों का भरोसा इस वैरायटी के ऊपर अभी तक बरकरार है। ये वैरायटी हाई पोटेंशियल वैरायटियों के अंदर पहले नंबर के ऊपर आती है, तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा तीसरी वैरायटी की अगर अपन बात करें तो वो है तलवार वैरायटी। अब ये वैरायटी पिछले 2-3 सालों से लगातार किसान भाइयों की चहेती वैरायटी बनी हुई, इसको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो। चौथी वैरायटी की अगर अपन बात करें IPM 410 3 शिखा वैरायटी। अब ये वैरायटी है ना भैया, इसने भी पिछले साल ताबड़तोड़ उत्पादन दिया था। ये वैरायटी भी येलो मोजेक वायरस से टॉलरेंट वैरायटी है और इसका रही बात उत्पादन की तो भैया बहुत ही शानदार इसका भी उत्पादन निकलता है। इसको भी आप बगैर कोई सोचे समझे अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इससे अगली वैरायटी की अगर अपन बात करें IPM 205-7 विराट वैरायटी। ये वैरायटी भाई पिछले 2-3 सालों से ना लगातार किसान भाइयों की चहेती वैरायटी बनी हुई है। ये वैरायटी भी येलो मोजेक वायरस से टॉलरेंट वैरायटी है। इस वैरायटी का उत्पादन बहुत शानदार है। तो इन वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। फिर से अगली बात आती है बीज दर। हमें 1 एकड़ जमीन के अंदर कितना बीज दर की आवश्यकता पड़ती है? तो भैया अगर आप 12 इंच के ऊपर लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच रख रहे हो तो आपको लगभग 10 किलो से लेके 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बीज दर सफिशियंट होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ज्यादा बीज की बुआई कर देते हो और लाइन से लाइन की दूरी आप कम कर देते हो, उसके अंदर ज्यादा पौधों की संख्या हो जाती है, तो उसकी जो कैनोपी है ना आगे चलकर वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। पौधा है ना वो अच्छे से पूरी तरह से फैल नहीं पाएगा।
अब बीज की बुआई करने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट काम कर लेना है, बीज को उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के लिए आप इसके अंदर एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए और एक आप इसके अंदर फफूंदनाशक ले लीजिए। इंसेक्टिसाइड के अंदर आप इसके अंदर गाउचो के नाम से आता है ना, बायर कंपनी का गाउचो, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड होता है, वो ले लो। और रही बात फंजीसाइड की, तो फंजीसाइड के अंदर आप जो बीएसएफ का जेलोर आता है, उसके काफ़ी शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं इन दोनों के ही। तो इन दोनों इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से आपको अपने बीज को उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के बाद किसी छायादार जगह के अंदर इसको रख कर थोड़ा बीज को सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर बीज की बुआई कर देनी है। बुआई करने के लगभग 4-5 दिन के बाद आप देखोगे आपके खेत के अंदर जो मूंग के पौधे हैं ना, वो जर्मिनेट होने लग जाएंगे। आपने अगर अपने खेत के अंदर बुआई से पहले प्री इमरजेंस हार्बिसाइड जो पेंडामेथिलिन अगर अपने खेतों के अंदर आपने उसी तरीके से मेरे हिसाब से डाला होगा, तो निश्चित तौर पर आपके खेतों के अंदर खरपतवार नहीं उगेंगे। अगर फिर भी खरपतवार आपके खेतों के अंदर उग आते हैं या फिर आप प्री इमरजेंस हार्बिसाइड शुरुआत में नहीं दे पाए हो, तो आगे चलकर आप पोस्ट इमरजेंस हार्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हो। आगे फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे कि आपको कब सिंचाई करनी है, सिंचाई के साथ कौन से खाद उर्वरक देने हैं, या फिर आगे चलकर कौन कौन सी बीमारी आएगी, उन बीमारियों के अंदर कौन से इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड यूज करने हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार।